चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 10 का ये हम NCERT देख रहे हैं। वृत्त चैप्टर देख रहे हैं, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देखिए, एक तल होगा, क्या होगा? तल होगा। जब दो अक्ष मिलते हैं ना तो उसको बोलते हैं तल। यहाँ पे देखिए, कौन से दो अक्ष मिले? एक अक्षीय, एक अक्षीय, ये दो अक्ष मिले ना, तो इसको बोलते हैं तल। तो ये x अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष। ये दो अक्ष है ना, जहाँ पे दो अक्ष मिलते हैं उसको तल कहते हैं। ठीक है ना? तो एक अक्षीय, एक अक्षीय, ये दो अक्ष मिल गया, इसको बोल देंगे तल। ठीक है, इसको तल भी बोलते हैं, इसको समतल भी बोलते हैं। तो चाहे आप तल बोलिए और चाहे आप समतल बोलिए। ठीक है ना? जिसको तल भी कह सकते हैं, समतल भी कह सकते हैं। ठीक है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। ये तल है ना, इस तल में कई सारे बिंदुओं का क्या है? कई सारे बिंदुओं का समूह है। अगर हम कई सारे बिंदुओं को हम मिला दें, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, कई सारे हम बिंदुओं को क्या कर दें? मिला दें। ये कई सारे बिंदुओं का क्या है? समूह है। कई सारे बिंदुओं को अगर हम इकट्ठा कर दें, पहली बात एक चीज़ का ध्यान रखें कि वृत्त एक तल में बनता है, तल के बाहर नहीं आना। तल कब होता? जब दो अक्ष मिलती है। ये देखिए, एक अक्षीय और एक अक्षीय। जब दो अक्ष मिलती है तो उसको बोलते हैं तल। क्या बोलते हैं? तल। तो एक अक्षीय, एक अक्षीय, ये दो अक्ष मिले, इसको बोल देंगे तल। तो जब भी दो अक्ष मिलते हैं उसको तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल। तो तल में क्या है? कई सारे बिंदुओं का क्या है? समूह है। क्या है? कई सारे बिंदुओं का एक समूह है। ठीक है, जो एक नियत बिंदु, ये कई सारे बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु। नियत मतलब जो एक नियत बिंदु। नियत मतलब जो बिंदु चल न रहा हो। तो एक नियत बिंदु से नियत बिंदु है अपने पास। नियत बिंदु को क्या बोलते हैं? नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। तो नियत बिंदु है, नियत मतलब कि जो चल न रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह न जा रहा हो। तो नियत बिंदु से अचर दूरी पर, अचर मतलब, तो एक नियत बिंदु है, उससे अचर दूरी पे चली जाइए। अचर मतलब जो बिंदु, जो अचर दूरी मतलब जो दूरी बदल न रही हो।
तो एक नियत बिंदु से, नियत मतलब एक, हाँ नियत बिंदु मतलब जो बिंदु, नियत बिंदु मतलब जो बिंदु चल न रहा हो, उस बिंदु से अचर दूरी पे चली जाइए। अचर मतलब जो दूरी बदल न रही हो। तो नियत बिंदु से एक अचर दूरी पे चले गए, जो दूरी बदल नहीं रही थी, उस दूरी पे हम जाके बहुत सारे बिंदु थे, बहुत सारे बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं को हम इकट्ठा कर लिए। पहले हम तल में गए, ये देखिए ये दो अक्ष मिले हैं ना, एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, दो अक्ष मिले हैं कि नहीं मिले। किसी शीर्ष पे खड़े हो जाइए, जब क्या, जब दो भुजा किसी बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो अगर किसी, ये देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, दो भुजा है कि नहीं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, दो भुजा है कि नहीं, हाँ दो भुजा है। किस बिंदु पे मिली, इस बिंदु पे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। यदि एक शीर्ष से कितनी भुजा निकली है, दो, एक शीर्ष से कितनी भुजा निकली है, दो। तो ये दो भूमि आकृति है। दो भूमि आकृति को और कौन सी आकृति कहते हैं, समतल। दो भूमि आकृति को तल भी कहते हैं या समतल भी कहते हैं। तो चाहे तल बोलिए चाहे समतल बोलिए। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं, आगे क्या समझेंगे। हाँ तो वृत्त क्या है, एक नियत बिंदु है। नियत बिंदु मतलब जो बिंदु चल नहीं रहा है। तो नियत बिंदु से कितनी दूरी चली जाइए, अचर दूरी। अचर दूरी मतलब फिक्स दूरी पे चली जाइए, जैसे 2 सेंटीमीटर। अचर मतलब जो चले ना, जो बदले ना। तो नियत बिंदु से अचर दूरी पे चले जाइए। अचर दूरी मतलब 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे चले जाइए। अचर दूरी मतलब जो दूरी चल न रही हो, जो दूरी फिक्स हो। और उस दूरी पे जाकर जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। एक नियत बिंदु पे खड़े थे, उससे अचर दूरी पे चले गए थे, और जितने भी बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को मिला दिए। तो सभी बिंदुओं को मिलाने से ये जो आकृति बनी ना, इस आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि वृत्त एक तल में बनता है। कहाँ बनता है भाई, वृत्त एक तल में बनता है, तल के बाहर नहीं आना है। अच्छा, और ये जो अचर दूरी है ना, जो नियत बिंदु है उसको केंद्र कहते हैं, और जो अचर दूरी है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, आपने वृत्त से संबंधित, आपने क्या है, वृत्त से संबंधित बहुत सारे शब्द सुने होंगे, है ना। वृत्त से संबंधित बहुत सारे शब्द सुने हैं। कौन सारे शब्द, आपने वृत्त संबंधित जैसे जीवा पढ़ा है। जीवा, जीवा क्या है, जीवा क्या है, चलिए बताइए। ये वृत्त है, वृत्त है। वृत्त में जीवा क्या होता है, ये नहीं समझ में आया। जीवा, ये जो वृत्त है ना, अगर वृत्त में
वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लें, उस दो बिंदु को एक रेखाखंड से मिलाएं। रेखा नहीं, रेखाखंड। ये देखिए, ये क्या है? रेखा है। ये क्या है? ये रेखा क्यों है? ये रेखा क्यों है, पहले बताइए। ये रेखा क्यों है? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जब ये अनंत दूरी तक चली जाए तो ये क्या कहलाता है? रेखा। जब इस दूरी का कोई अंत ना हो, देखिए दो तीर लगाते हैं ना, दो तीर इसलिए लगाते हैं, दो तीर इसलिए लगाते हैं ताकि ये भी अनंत तक चली जाए और ये भी अनंत तक चली जाए, तो इसलिए दो तीर लगाते हैं। रेखा का कोई अंत नहीं होता। देयर इज नो एंड ऑफ लाइन। तो ये क्या है? लाइन है। इसका कोई अंत नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं होता है। लाइन का कोई एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। ये जो लाइन है ना, इसको चाहे अनंत तक ले जाइए, इनफाइनाइट तक, इसलिए इधर भी एरो लगा देते हैं, इधर भी एरो लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया लाइन। क्या हो गई? लाइन। और अगर इसी लाइन में दो बिंदु ले लें तो ये लाइन का बन गया टुकड़ा। लाइन में ही दो बिंदुओं के बीच में लाइन का जो टुकड़ा है, ये जो लाइन है, लाइन में ही दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में जो लाइन का टुकड़ा है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? तो अगर हम इसकी लंबाई को दो बिंदुओं के बीच में रोक दें तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। ये क्या बन गया? रेखाखंड। तो इस रेखा का ये क्या है? खंड है, जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। तो वृत्त में दो बिंदुओं के बीच में ये जो रेखाखंड होता है, इस रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? तो वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं के बीच में जो रेखाखंड होता है उसको जीवा कहते हैं। फिर आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है? और एक होता है त्रिज्यखंड, एक होता है चाप। चाप समझिए क्या होता है? चाप क्या है भाई? चाप क्या होता है? वृत्त का कोई भी एक टुकड़ा, ये देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्त के दो बिंदु ले लिए, तो वृत्त में दो बिंदुओं के बीच में ये जो वृत्त का टुकड़ा है, उस वृत्त के टुकड़े को चाप कहते हैं। वृत्त में ये देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त है कि नहीं? हाँ, ये है। तो वृत्त में दो बिंदु ले लें, तो दो बिंदुओं के बीच में ये जो वृत्त का टुकड़ा है ना, इस वृत्त के टुकड़े को चाप कहेंगे। तो वृत्त में ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त में ये दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच में ये वृत्त का टुकड़ा है, इसको कह देंगे चाप। क्या कह देंगे? चाप। अच्छा, फिर होता है वृत्तखंड और जीवा। अच्छा, वृत्तखंड होता है और त्रिज्यखंड। अब समझते हैं हम वृत्तखंड। क्या समझते हैं? वृत्तखंड। तो देखिए, ये है चाप,
ये है छोटका चाप और ये है बड़का चाप। तो ये छोटा वाला चाप और ये बड़ा वाला चाप। ये बड़ा वाला चाप वृत्त का एक दो बिंदुओं के बीच में वृत्त का टुकड़ा। ये वृत्त है कि नहीं? ये वृत्त है कि नहीं है? ये दो बिंदु हैं कि नहीं है? दो बिंदुओं के बीच में ये वृत्त का टुकड़ा है कि नहीं? तो दो बिंदुओं के बीच में वृत्त के टुकड़े को चाप कहते हैं। ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदुओं के बीच में वृत्त का टुकड़ा है, इसको चाप बोल देंगे, चाप बोल देंगे। क्लियर? हाँ। तो ये क्या है? चाप। ये छोटा चाप है, बड़ा चाप ये है। जो बड़ा होगा बड़ा चाप, छोटा है छोटा चाप। अच्छा, वृत्तखंड क्या होता है? तो ये चाप है और ये जीवा है। चाप और जीवा के बीच का जो जगह होता है ये चाप है और ये जीवा है। चाप और ये जीवा के बीच की ये जो जगह होती है, इस जगह को वृत्तखंड कहते हैं। फिर से चर्चा कर लें, क्या होता है वृत्तखंड? चाप और ये जीवा, चाप और ये जीवा। चाप और जीवा के बीच की जो जगह होती है, चाप और ये चाप है और ये जीवा है, इसके बीच की ये जगह है कि नहीं है? इस जगह को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड समझिए। त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड भी तो जानना जरूरी है ना। ये केंद्र है, केंद्र से दो त्रिज्या खींच लीजिए और ये क्या खींच लीजिए? तो दो त्रिज्या, ये जो दो त्रिज्या है और ये जो चाप है, तो दो त्रिज्या और ये चाप के बीच का ये जो टुकड़ा होता है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। नहीं समझे आप? ये चाप है और ये दो ठो त्रिज्या है। ये चाप है और ये दो त्रिज्या है। तो चाप और दो त्रिज्या के बीच की ये जो जगह है इसको त्रिज्यखंड बोला जाता है। ये चाप है और ये दो त्रिज्या है, तो चाप और दो त्रिज्या के बीच की इस जगह को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो लिख लें त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड चाप और दो त्रिज्या के बीच की जगह को त्रिज्यखंड कहते हैं। चाप और दो ठो त्रिज्या के बीच का ये जो जगह है इसको हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा, ये तल है कि नहीं है? हाँ, ये तल है। तो इस तल में ये तल है कि नहीं है? तल है। तो तल में स्थित एक वृत्त, तल में ये वृत्त है और एक रेखा है।
ये रेखा है, इस तल में, ये तल है कि नहीं है, शीर्ष से दो बीमा निकली है ना, तो ये बन गया तल। तो इस तल में एक वृत्त बना है, क्या बना है, एक वृत्त बना है कि नहीं, हाँ, तल में एक वृत्त बना है। और एक रेखा मान लेते हैं, चलिए एक रेखा है। अब रेखा तल के बाहर हो सकती है, अच्छा तल में नहीं, मतलब ये तल है कि नहीं, ये दो अक्ष है नहीं, एक अक्षीय एक अक्षीय, दो अक्ष मिले तो एक तल बना कि नहीं, हाँ तल बना। तल में एक वृत्त है कि नहीं, हाँ एक वृत्त है, अच्छा वृत्त है। अब ये वृत्त है, ये तल है, ये क्या है, ये तल है और ये क्या है, वृत्त है। तो तल में जब दो अक्ष मिलते हैं उसको तल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, दो अक्ष मिले तो ये बन गया तल। तल में एक वृत्त बना है, क्या बना है, वृत्त। अब इस वृत्त के साथ एक रेखा भी है। अब रेखा इस वृत्त के बाहर हो सकती है, रेखा वृत्त के अंदर हो सकती है, और रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा सकती है। रेखा इस वृत्त के बाहर हो सकती है, वृत्त के अंदर हो सकती है, और वृत्त को टच करते हुए जा सकती है। तो वृत्त को टच करते हुए जा रही है, ये वृत्त के अंदर से जा रही है, वृत्त के बाहर से जा रही है। तो ये तल है क्योंकि ये दो भुजाएं मिली हैं, ये शीर्ष है, दो भुजाओं, एक शीर्ष जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भुजा मिलते हैं, उस बिंदु को, जब दो भुजा मिलती है ना तो एक बिंदु बनता है, बिंदु। तो जब दो भुजा या दो से ज़्यादा भुजा किसी जगह पे मिलती है ना, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। तो अगर हमारे पास वृत्त है, अगर हमारे पास वृत्त है, तो जो ये क्या है, ये जो रेखा है, ये वृत्त को छूते हुए जा सकती है, वृत्त के बाहर हो सकती है, और वृत्त के अंदर से भी जा सकती है। अच्छा, आकृति 10A में, ये मान लीजिए ये आकृति है, ये 10A है, ये बाहर वाला A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है, और ये मान लीजिए थर्ड है। तो ये जो रेखा है ना, वृत्त के बाहर है, एक वृत्त से गुजर रहा है और वृत्त को छूते हुए जा रहा है। तो आकृति 10.1A में देखिए, ये जो रेखा है वृत्त के बाहर है, वृत्त को छूते हुए जा रही है, वृत्त को चीरते हुए जा रही है। तो रेखा PQ तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। देखिए, अगर मैं ये पहली वाली रेखा देखूं और ये वृत्त देखूं, तो ये रेखा जो है, ये वृत्त के बाहर है, तो ये एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा PQ है और ये जो वृत्त है, इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है मतलब बताइए। तो ये रेखा PQ है और ये वृत्त है, इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, मतलब एक दूसरे को छू नहीं रहे। इस दिशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष
इस दशा में ये जो पी क्यू है ना, ये वृत्त की तुलना में अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ये रेखा क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, मतलब काट नहीं रही है। इस रेखा को प्रतिच्छेद करना मतलब कट करते हो जाना। तो ये जो रेखा है ये वृत्त को काट नहीं रही है, इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अच्छा, आकृति 10.1 दूसरे में देखिए, दूसरे वाले में तो दूसरे वाले में जब देखेंगे तो जो पी क्यू है, ये वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु बी है। इस दशा में पी क्यू को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, ये दूसरा वाला ले लीजिए, ये दूसरा लीजिए, इसको तीसरा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो ये जो रेखा है वृत्त को दो जगह पे कट कर रही है। कौन सी? एक जगह ये, एक जगह ये। तो यहाँ पे वृत्त को ये रेखा दो जगह पे कट कर रही है। तो दो जगह पे कट कर रही है, तो इस दशा में इस रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखा को, क्योंकि वृत्त को दो जगह पे कट मार रही है, इसलिए इसको हम वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। तीसरी वाली आकृति में आप देखिए, ये एक रेखा है, तो ये एक जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे छू रही है, स्पर्श बस कर रही है। स्पर्श मतलब छूते हुए जाना। तो अगर ये रेखा एक बिंदु को स्पर्श कर रही है, छूते हुए जा रही है, तो इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर ये रेखा इस वृत्त को एक जगह पे स्पर्श कर रही है, तो इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी को देखा होगा। कुआं देखें, कुएं के ऊपर, चलिए कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी देखा होगा, देखें एक नहीं? हाँ देखें, एक घिरनी देखें एक नहीं? कुएं में ऐसे एक घिरनी लगी होती है, हाँ, और उससे क्या झूलती है? ऐसे रस्सी। तो ये घिरनी है, उससे एक रस्सी झूलती रहती है। तो अगर रस्सी को यदि किरण की तरह समझें, अगर ये जो रस्सी है इसको हम एक किरण की तरह समझें, ये रस्सी है कि नहीं? हाँ, ये रस्सी है और ये रस्सी, तो इसको हम एक किरण समझें। क्या समझें? किरण। तो वह घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त को स्पर्श रेखा की तरह होगी। तो ये जो घिरनी द्वारा ये निरूपित वृत्त है, ये जो है घिरनी को टच करते हुए जा रही है। ये जो घिरनी है ना, इसको ये स्पर्श करते हुए जा रही है। ये जो घिरनी है ना, घिरनी को ये क्या कर रही है? ये स्पर्श करते हुए जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी? तो ये वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो वृत्त को
स्पर्श करते हुए जा रही है तो क्या कहलाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखा। ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष की कोई अन्य स्थिति हो सकती है क्या? ये जो ऊपर स्थिति दी गई है, अच्छा ऊपर वाला जो हम पहले इसके किए हैं, ये तल है और तल में वृत्त है। तो इस वृत्त में या तो रेखा बाहर हो सकती है, या वृत्त को छूते हुए जा सकती है, या वृत्त को प्रतिच्छेद यानी चीरते हुए जा सकती है। तो क्या इसके अलावा इस तल में इस वृत्त की कोई और स्थिति हो सकती है? नहीं। ये वृत्त तल, ये जो रेखा है ये वृत्त के बाहर हो सकती है, वृत्त को चीरते हुए जा सकती है, या वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए जा सकती है। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा हम समझते हैं, क्या समझते हैं? चलिए ये समझ लेते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा है, ये देखिए ये वृत्त है और वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा है, ये रेखा है ना, ये रेखा वो रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। ये वृत्त है, इस वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखा स्पर्श रेखा है। ये वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही जगह पे टच कर रही है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अस्तित्व को समझने के लिए हम, अच्छा अगर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अस्तित्व को समझना है, ये देखिए वृत्त है, इस वृत्त में कोई एक बिंदु है, इस बिंदु में ये इसको स्पर्श करते हुए रेखा जा रही है, तो ये वृत्त है, वृत्त में एक बिंदु है, उस बिंदु को स्पर्श करते हुए एक रेखा जा रही है। अब इस रेखा का अगर हमें अस्तित्व समझना है तो हमने निम्न क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप मतलब इंग्लिश में इसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमें कुछ निम्न एक्टिविटी करना होगा। तो एक वृत्ताकार तार लीजिए, तो एक वृत्त के आकार का, ये वृत्त का आकार है, ऐसा कुछ तार ले लीजिए। हमें क्या करना है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के, ये देखिए ये वृत्त है, इसके किसी बिंदु पे ये स्पर्श रेखा है। अब ये स्पर्श रेखा का अस्तित्व समझना है। क्या ये स्पर्श रेखा वास्तव में इस रेखा का अस्तित्व है या नहीं है? तो इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं। एक वृत्त के आकार का हमें क्या लेना है? ये वृत्त के आकार का हमें एक तार लेना है। क्या लेना है? ये वृत्त का आकार है कि नहीं है? हाँ है। इस वृत्त के आकार का एक तार लेना है। तार ले आए, वृत्त के आकार का तार ले लिए तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर, इस वृत्ताकार तार के एक बिंदु क्या लेते हैं? P पर एक सीधा तार AB, एक सीधा तार AB, तो एक सीधा तार
एक वृत्ताकार तार लीजिए, वृत्त के आकार का एक तार ले लें तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पे, ये वृत्त के आकार का तार है, इसमें एक बिंदु P है, एक सीधा तार AB, एक सीधा तार ये AB इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परित एक समतल में घूम सके। अच्छा, इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए, इस प्रणाली को एक मेज पर रखें तथा तार AB को बिंदु P के परित धीरे धीरे घुमाइए जिससे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सकें। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए तथा तार AB को बिंदु P के परित घुमाइए जिससे तार की विभिन्न स्थितियां प्राप्त हो सकें। विभिन्न स्थिति में तार वृत्ताकार तार को बिंदु P के एक अन्य Q1 तथा Q2 आदि को प्रतिच्छेद करता है। एक स्थिति में आप देखेंगे कि वृत्त को केवल एक बिंदु P पर ही प्रतिच्छेदित करेगा। AB की स्थिति AB डैश को देखिए, यह दर्शाता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व। पुनः घुमाने पर आप परीक्षण करेंगे AB की अन्य सभी स्थितियों में वह वृत्त को बिंदु P तथा अन्य बिंदु R1, R2, R3 पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार आप परीक्षण कर सकते हैं वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक चीज का ध्यान रखें कि वृत्त में अगर एक बिंदु लेंगे तो केवल एक स्पर्श रेखा होगी। ये वृत्त ले लिए, ये वृत्त ले लिए कि नहीं, ये वृत्त ले लिए कि नहीं, तो वृत्त में अगर कोई हम एक बिंदु ले लें, एक बिंदु, तो उससे एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। एक स्पर्श रेखा होती है वृत्त के एक बिंदु पर। ठीक है, अगर वृत्त में एक बिंदु है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। अच्छा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये वृत्त है। हाँ, ये वृत्त है, बिल्कुल वृत्त है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, हाँ ये है। छेदक रेखा की, ये देखिए छेदक रेखा है जिसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो ये है छेदक रेखा। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। इस छेदक रेखा की, ये जो छेदक रेखा है ना, वृत्त को दो जगह पे छेदते हुए जा रहा है, काटते हुए। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। ये जो छेदक रेखा है ना, इसकी एक विशिष्ट दशा है। ये जो छेदक रेखा है जो दो वृत्त को दो जगह पे चीर रही है,
अगर इसको थोड़ा पास ला लें तो ये जो रेखा है इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच में ज़्यादा गैप है, फिर इसको थोड़ा और पास लाए तो ये गैप कम हो गया, और पास लाए तो ये गैप और कम हो गया। तो ये गैप कम होते 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 इस बिंदु पे दो बिंदुओं के बीच में, ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच का गैप 0 हो गया कि नहीं? 0 हो गया। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त है इसकी जो ये स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है इस छेदक रेखा की, किसी वृत्त, ये वृत्त है उसकी ये स्पर्श रेखा है, तो इस छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा ही तो है। ये स्पर्श रेखा है नहीं, ये छेदक रेखा है नहीं, इसकी एक विशिष्ट दशा, विशिष्ट, ये छेदक रेखा है कि नहीं? है। इसकी एक विशिष्ट दशा, ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। इसकी एक विशिष्ट दशा, विशिष्ट दशा मतलब कि इस रेखा के दो बिंदुओं का बीच का ये जो गैप है, ये रेखा में जो दो बिंदुओं के बीच का गैप है, ये गैप कम होते होते अगर ये 0 हो गया, ये ए बी था, इनके बीच में इतना गैप था, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, फिर ये कम हुआ, कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये गैप कम होते होते यहाँ पे एक भी गैप नहीं रहा दोनों बिंदुओं के बीच में, तो इस रेखा को क्या बोल देंगे? स्पर्श रेखा। तो ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये जो छेदक रेखा है, ये जो छेदक रेखा है इसकी एक विशिष्ट दशा है, इस छेदक रेखा की ये विशिष्ट दशा है। ये छेदक रेखा है ना, दो जगह पे काट रही है, इसकी एक विशिष्ट दशा है। विशिष्ट दशा क्या है? इसका गैप कम होते होते एक जगह पे 0 हो गया, तो एक विशिष्ट दशा हो गई ना। पहले गैप था और एक विशिष्ट गुण आ गया। विशिष्ट गुण आ गया मतलब कि गैप कम हो के 0 हो गया। जब संगत जीवा के दोनों सिरे, ये देखिए, ये जो संगत जीवा, ये जो जीवा है इसके दोनों सिरे, ये एक सिरा ये, एक सिरा ये, अगर दोनों सिरे संपाती हो जाएं, ये जो दोनों सिरे हैं अगर एक बिंदु पे आ जाएं, ये जो दोनों सिरे हैं ना, अगर ये दोनों सिरे संपाती हो जाएं, ये दो सिरे हैं, दोनों सिरे एक बिंदु पे आ जाएं, देखिए संपाती हो जाए मतलब एक बिंदु पे आ गए, तो फिर इसको, ये कौन सी, फिर ये जो छेदक रेखा है ये स्पर्श रेखा कहलाने लगी। ये छेदक रेखा ये स्पर्श रेखा कहलाने लगी जब इसके दोनों बिंदु, ये जो दोनों बिंदु हैं ये दोनों बिंदु संपाती हो जाएं। संपाती मतलब एक जगह पे आ जाएं। तो अगर ये स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है क्योंकि इसको काट रही है, अगर इसके दोनों बिंदु एक बिंदु पे आ गए, एक बिंदु पे आ गए, तो ये जो छेदक रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाएगी? स्पर्श रेखा। तो अगर ये छेदक रेखा के दोनों बिंदु एक जगह पे मिल जाए तो इसको हम तो ये संगत जीवा है। अरे क्या बता रहे थे? तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा नहीं, क्या छेदक रेखा है, उसके अगर दो बिंदु एक बिंदु पे मिल जाए, एक बिंदु पे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा।
क्रियाकलाप दो करते हैं। एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। क्या कह रहा है? ये क्रियाकलाप दूसरा कहने को कह रहा है। क्रियाकलाप दूसरा करते हैं। क्रियाकलाप 2, ठीक है। एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। कागज ले लीजिए, ये कागज ले लेते हैं, इसमें एक वृत्त खींच लेते हैं और वृत्त की छेदक रेखा, ये वृत्त की छेदक रेखा है क्योंकि वृत्त को चीरते हुए जा रही है। तो एक कागज ले लिए, उसमें एक वृत्त खींच लिए, ये वृत्त को क्यों चीरते हुए जा रही है, तो ये हो गई वृत्त की छेदक रेखा। तो कागज लेना है, उसमें एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त में एक रेखा खींचना है जो वृत्त को चीरते हुए जाए, इसलिए इस रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा के समांतर, इसी के समांतर, समांतर मतलब कि इस रेखा और इस रेखा के बीच में दूरी हर जगह समान रहे। इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचिए, फिर इसी रेखा के समांतर एक और रेखा खींचिए, इसी रेखा के समांतर एक और रेखा खींचिए, इसी रेखा के समांतर एक और रेखा खींचिए, ठीक है। आप पाएंगे कि कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा आप क्या पाएंगे, कि कुछ चरण द्वारा कुछ दूरी जाके रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई, ये जो जीवा है ये, फिर ये जीवा है ना, ये रेखा थी, वृत्त के ये रेखा थी ना, तो इस रेखा में तो ये वृत्त है, ये वृत्त है कि नहीं, तो ये रेखा थी और इस रेखा के दो बिंदु ले लिए वृत्त पर, उसको रेखा के टुकड़े से मिला दिए, इसको क्या बोल दिए, रेखा खंड। तो ये रेखा खंड हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ये रेखा खंड हो गया। तो ये दो बिंदुओं के बीच का गैप कम होता जा रहा है कि नहीं, हाँ, ये भी इतना गैप, फिर ये कम हो के और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो दोनों बिंदु पास आ रहे हैं कि नहीं, हाँ, और ये कम होते होते यहाँ पे शून्य हो गया कि नहीं, हाँ शून्य हो गया, हाँ बिल्कुल। तो ये जो गैप है ये कम होते होते यहाँ पे शून्य हो गया, तो छेदक रेखा की स्थितियाँ, ये PQ था, फिर ये P डैश Q डैश हो गया,
ये दोनों रेखाएं दी गई छेदक रेखा पी क्यू के समांतर दो रेखाएं हैं। देखिए, ये छेदक रेखा थी, इसी के समांतर हम कई सारी रेखा खींचे, तो ये जो गैप है ये कई सारी रेखा खींचे। ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा, क्योंकि इसको छेद करती हुई जा रही है। और इसी के समांतर हम ये रेखा खींचे और खींचे और खींचे और ये खींचे। तो एक इधर जा रही है छेदक रेखा और एक जो स्पर्श करते हुए जा रही है। इस रेखा के समांतर हम रेखा खींचते गए तो ये एक रेखा निकली और एक रेखा ये निकली जो इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी? अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है तो इस रेखा को बोलेंगे, कौन सी रेखा बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा जो है दो से ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, ये नोट कर लीजिए। ये वृत्त है ना, तो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। एक छेदक रेखा है, ये मान लीजिए ये छेदक रेखा है, ये दो जगह पे छेद कर रही है इसलिए छेदक रेखा है। तो इसके समांतर एक इधर और एक इधर, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ होगी एक यहाँ होगी। तो एक छेदक रेखा के समांतर दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। नहीं समझे आप? ये छेदक रेखा है ना, ये छेदक रेखा है नहीं, इसके समांतर ये छेदक रेखा है नहीं, तो इसके समांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। तो एक छेदक रेखा के समांतर दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। तो ये छेदक रेखा थी, इसके समांतर एक रेखा ये है, एक रेखा ये। तो ये जो दो रेखा है, ये दो कैसी रेखा है? समांतर, जो इस छेदक रेखा के समांतर है। तो छेदक रेखा के समांतर दो रेखा होंगी, छेदक रेखा के समांतर दो रेखा होंगी और दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। तो एक छेदक रेखा के समांतर दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। तो छेदक रेखा थी, इसके समांतर दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है। ये जो स्पर्श रेखा है ये छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है। अगर ये छेदक रेखा के ये जो दो बिंदु हैं, ये छेदक रेखा है ना, इसके दो बिंदु के बीच का गैप कम होते 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 अगर 0 हो जाता है, ये छेदक रेखा है कि नहीं, तो इसके दो बिंदु हैं कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच का गैप कम होते 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 जब 0 हो जाता है तो इस रेखा को स्पर्श रेखा कहने लगते हैं। तो इसी छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है, ये जो छेदक रेखा है इसकी एक विशेष स्थिति है ये स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जो है
छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है। तो ये छेदक रेखा है, इसकी विशेष स्थिति, इसके बीच का गैप कम होते होते अगर जीरो हो गया तो इस विशेष स्थिति को क्या बोलेंगे? समांतर विशेष स्थिति मतलब इन दोनों के बीच का गैप कम होते 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 ज़ीरो हो जाए। चलिए फिर बाकी अगले लेक्चर में